हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन आपका अच्छा चल रहा है एंड माहौल बन रहा है पढ़ाई में एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड सर आपको पढ़ते वक्त खुशी मिल रही है विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। क्लियर सर, ध्यान दीजिए इस टाइम पर जब आप रिवीजन करते हो, लेक्चर्स पढ़ते हो, सर बुक्स पढ़ते हो, बहुत आपको परेशानी भी फील होती होगी। आपको लगता होगा ये क्या चल रहा है जिंदगी में, पर रियली कह रहा हूँ परेशान मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब आपको लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है, जिंदगी एकदम ये बोलते हैं ना जिंदगी जंड हो गई है सर, तो उस टाइम पे थोड़ा अपने आप को 15-20 मिनट का ब्रेक दीजिए। इससे ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। क्लियर। पर सर अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि सर आप डल होकर अगर आप बुक के सामने बैठे तो आप केवल बैठे हो सर, वो उससे आपका आउटपुट नहीं आ पा रहा है। क्लियर। पर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। इस वक्त को आप याद करेंगे सर। आइए सरकार, हम पढ़ते हैं रिवीजन, हम करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 20, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। सबसे पहली बात, हाउस द जोश। हाय सर, माहौल सरकार। आइए सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 85, लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है तो ऐसे केस में सर उसने जो ट्रांसफर किया है, भले वो पार्टली किया है या होली किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सर ट्रांसफर में भी बाय फॉलोइंग वेज, सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, लीव, हायर और एनी अदर मैनर, अगर उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है इधर पार्टली और होली, तो ऐसे केस में सर लायबिलिटी क्या रहेगी। अच्छा सर, अगर मान लो जो टैक्सेबल पर्सन है उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, जो ट्रांसफरी है जिसने बिजनेस परचेस किया उसने अपना नया रजिस्ट्रेशन लिया होगा, या वो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो उसने अपने रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करा के इस बिजनेस को टेक ओवर किया होगा साहब। अब ऐसे केस में सर जो लायबिलिटी आएगी सर बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, जो भी लायबिलिटी थी, द टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में बोथ ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी विल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। मतलब ऐसा नहीं कि जो जिसने बिजनेस किया था उस टाइम पे बिफोर द सर ट्रांसफर टुक प्लेस वही लायबल होगा, ऐसा नहीं है सर। ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफर बोथ विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अप टू द डेट ऑफ up to the time of transfer of business, wholly or partly. Even penal penalties are liable to be imposed on transferee. Clear? समझे मेरी बात? jointly and severally liable होंगे, इसलिए कभी भी amalgamation, merger या टेक ओवर होता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, तो ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी होता है। देन पोस्ट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन किए उसके लिए जो ट्रांसफर था वो लायबल नहीं होगा, ओनली transferee of the business will be liable to pay tax, interest, penalties, etc. in respect of transactions which were undertaken after the transfer took place. Clear? If the transfer is already registered तो ठीक है सर, उसको अमेंडमेंट कराना पड़ेगा अपने नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, और अगर रजिस्टर्ड नहीं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा if he is liable for registration. Clear? Done. ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात कर ली हम। सेक्शन नंबर 86 की तरफ बढ़े, लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। सर हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो जब एजेंट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो वो खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए जो ट्रांजैक्शन उसने अपने कस्टमर के साथ किया है वो। सेम वे जो भी उसने इनवर्ट सप्लाई लिया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे केस में अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एजेंट लायबल होगा to pay the tax. तो प्राइमरी लायबिलिटी इसकी पर by introduction of the section number 86, principal and agent are jointly and severally liable to pay the tax, interest, penalties. Clear? On such supplies. इसलिए आपको जो भी एजेंट अपन करना हो सोच समझ के करना है। अगर उसने लायबिलिटी पे नहीं करी तो हम पे लायबिलिटी आएगी सर प्रिंसिपल पे। सेक्शन 87 बोलता है कि ट्रांसफर लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर। सर आपको पता है अमलगमेशन और मर्जर, किसी भी दो कंपनीज का अमलगमेशन मर्जर हो रहा है तो सर ऐसे केस में सर 14 फेब को मानो दो कंपनीज का अमलगमेशन मर्जर हुआ, पर उसकी सर एप्लीकेशन रहती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उसको अप्रूव करता है, उसके बाद सर ऑर्डर ऑफ अमलगमेशन या मर्जर पास होता है साहब। समझे मेरी बात? अब सर ऑल्दो इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर अमलगमेशन विल बी 14 फेब, पर मान लो ऑर्डर पास हुआ था कब? 15 मई को सर। अब 15 मई को जब ऑर्डर पास हुआ आपके एग्जाम खत्म होने के बाद, तो सर
या सर मान लो 20 मई एग्जाम खत्म होने के बाद सर, तो सर ऑर्डर जब पास हुआ 20 मई को, ऑर्डर ऑफ अमलगमेशन और मर्जर, सर उस दिन तक फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी दोनों कंपनीज को दो डिफरेंट पर्सन माना जाएंगे। सर उन्होंने 14 फेब से लेकर 19 मई तक जो भी ट्रांजैक्शन आपस में किए वो दोनों सप्लाई के स्कोप में आएंगे। सर उनको दो अलग अलग पर्सन ही मानना, क्योंकि इन द आइज ऑफ द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी उनका सर रजिस्ट्रेशन जो होगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा कब, 20 मई या उसके बाद बेटा, हाँ है ना भाई, तब तक वो दोनों सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। ओके, दोनों ने जो आपस में ट्रांजेक्शन किए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, जीएसटी लगता जाएगा। सर सेक्शन 88 लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, सर इसमें दो सेक्शन में मर्ज किए। लायबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन पहले हम बात कर लेते हैं। जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, कोई कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, कंपनी का जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट कमिश्नर को इंटीमेशन देगा कि साहब इस कंपनी का मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं और इस कंपनी का कोई ड्यूज बाकी हो तो मुझे बता दो। कमिश्नर क्या करेगा, 3 महीने के अंदर सर वो एक एस्टिमेटेड टैक्स, लायबिलिटी टैक्स, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी ड्यू है वो बताएगा, इतना अमाउंट लिक्विडेटर क्या करेगा, सेट असाइड करेगा, और जब भी लिक्विडेशन का अमाउंट आएगा वो अमाउंट सर जीएसटी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, जो भी ड्यूज बनता है उस कंपनी का उसके अकॉर्डिंग, उस फंड में से बेटा। क्लियर, डन सरकार। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 89 लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सर अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सर ऐसे केस में सारे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी will be jointly and severally liable to pay the dues। अच्छा ड्यूज की बात कर रहा हूं तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ है बेटा, ड्यूज ऑफ द कंपनी। सर पर अगर कोई डायरेक्टर प्रूव कर दे कि उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, वो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं था, उसका कोई रोल नहीं है सर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सारे डायरेक्टर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द प्राइवेट कंपनी। एंड सर ध्यान देना बेटा, सर मान लो कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब मान लो 14 फेब से पब्लिक लिमिटेड बन गई है, तो ऐसे केस में 13 फरवरी तक जो भी, जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड थी तब तक के जो डायरेक्टर होंगे वो जॉइंट एंड सेवरल लायबल होंगे उस दिन तक की लायबिलिटीज के लिए। क्लियर, प्लस एक और बात सर ध्यान देना बेटा, अगर कोई पेनल्टी किसी डायरेक्टर पे पर्सनल लगाई गई है तो वो डायरेक्टर पर्सनल पेनल्टी है बेटा, वो कंपनी की पेनल्टी नहीं है, इसलिए वो खुद अकेला लायबल होंगे, अदर डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 9090 लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, अच्छा पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। सर अगर कोई ड्यूज फर्म के थे तो ऐसे केस में ऑल द पार्टनर्स will be jointly and severally liable to pay the dues of such firm। पर अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सर जिस दिन वो रिटायर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर उसके 1 मंथ के अंदर उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा टू द ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर, जहां जहां पे वो फर्म रजिस्टर्ड है उसके ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को हर रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अलग से इंटीमेशन देना पड़ेगा। और अगर उसने 1 मंथ के अंदर इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए वो जॉइंटली सेवरली लायबल होगा, भले वो लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन हो या पहले से डिटरमाइन थी, पर सर उसके बाद वो लायबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं होगा। पर अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया विद इन 1 मंथ तो जब वो इंटीमेशन देगा तब तक की लायबिलिटी के लिए वो लायबल रहेगा सर वो पार्टनर भी जो रिटायर हो गया फिर भी। क्लियर, सेक्शन 91 लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टी एटसेट्रा। सर अगर कोई माइनर या अदर इनकैपेसिटेड पर्सन के नाम पे बिजनेस है तो कोई गार्जियन या ट्रस्टी या एजेंट वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो ये माना जाएगा कि गार्जियन, ट्रस्टी और अदर पर्सन जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो खुद ही बिजनेस कर रहा है, एक तरह से माना जाएगा सर। एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ सच माइनर और other incapacitated person will be payable by such guardian, trustee or agent as if they were carrying on the business for themselves। Then section 92 liability of court of wards etc। same point। सर अगर किसी बिजनेस के लिए या किसी एस्टेट के लिए या उसके पार्ट के लिए सर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड, ऑफिशियल ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या एनी रिसीवर या मैनेजर या एनी अदर पर्सन जो बिजनेस को एक्चुअली मैनेज कर रहा है सर वो लायबल होगा वो उस बिजनेस के लिए, कोई भी ड्यूज अगर होते तो एज इफ दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर देमसेल्फ। देन सेक्शन 93 स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल। सर अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो ऐसे केस में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो भी पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, भले वो लीगल हायर करे या कोई और पर्सन करे, वो लायबल होगा ऑल द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ऑल द, अच्छा ध्यान देना इस पूरे सेक्शन में सर जहां पे भी हम बात कर रहे हैं वहां पे भली लायबिलिटी डेथ से पहले डिटरमाइन हुई या डेथ के बाद पता पड़ी कि ये लायबिलिटी बाकी थी उस पर्सन की, तो ऐसे केस में जो पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो पर्सन लायबल होगा ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन के लिए। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में लीगल हायर जो होंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लायबल होंगे ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन के लिए। पर वहां पे एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे ड्यूज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन इनहेरिटेंस। क्लियर, जितना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो उतने लायबल होगा बेटा ये मैक्सिमम। ओके, पर बिजनेस अगर कंटिन्यू हो रहा तो वहां पे ऐसी कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। लिमिटेड देन लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और एओपी। एचयूएफ या एओपी का पार्टीशन हो गया तो जो भी मेंबर्स थे जिनको उस एओपी या एचयूएफ का शेयर मिला है, ऑल दोज
ऑल दोज मेंबर्स विल बी लायबल टू पे द जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे सारे मेंबर्स फॉर द ड्यूज ऑफ द HUF और AOP। भले वो लायबिलिटी पहले से डिटरमाइन थी या बाद में डिटरमाइन हुई, उसे कोई कंसर्न नहीं है सर, क्योंकि 5 साल का वक्त मिलता है फ्रॉड के केस में ऑर्डर पास करने का बड़ा, इसलिए लायबिलिटी बाद में ही पता पड़ी तो भी सर लायबल होंगे सारे मेंबर्स। देन लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सर फर्म अगर डिसॉल्व हो गई तो जिस दिन तक फर्म थी उस दिन तक के ड्यूज के लिए ऑल द पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। क्लियर? एंड सर ध्यान देना बेटा, फर्म इंक्लूड्स LLP ऑल्सो सर। देन लायबिलिटी इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टीशिप, मान लो कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था, साउंड माइंड का हो गया, माइनर था, मेजर हो गया, उसके नाम पे भी कोई बिजनेस चल रहा था, तो भले ही वो माइनर था उस टाइम पे उसका बिजनेस कोई गार्जियन वगैरह कैरी ऑन कर रहा था, फिर भी जैसे ही वो मेजर हुआ या जैसा वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड हुआ उस दिन से वो लायबल होगा, भले ही लायबिलिटी पहले वाले पीरियड की थी या अभी वाले पीरियड के लिए, भले लायबिलिटी बाद में पता पड़ी या पहले से पता थी सर। क्लियर? मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया वो सोचेगा जिंदगी में छोटा था तो भी अच्छा था सब। क्लियर? क्योंकि बचपन की लायबिलिटी भी अब पे करनी पड़ जाएगी। सेक्शन 94 लायबिलिटी इन केस ऑफ अदर केसेस, सर यहां बोला है क्या, अगर कोई पर्सन जैसे HUF है, AOP BOI है या फर्म है बेटा, सर वो डिसॉल्व नहीं है, सर घर परिवार अभी भी परिवार है, बस बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो सर यहां बोल दिया बिजनेस डिसकंटिन्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो सर उसकी जो लायबिलिटी थी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी ड्यूज थे, भले ही वो पहले डिटरमाइन थे या बाद में डिटरमाइन हुए, उसके लिए सारे मेंबर ऑफ दी AOP BOI AOP या जो आपका HUF है या जो भी ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म एज इफ द बिजनेस इज कंटिन्यू। बिजनेस अगर कंटिन्यू होता तो कैसे लायबल होता है बेटा, वैसे ही लायबल होंगे साहब। क्लियर? इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या AOP में अगर कोई चेंज हुआ तो ऐसे केस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। जिस दिन तक वो चेंज नहीं हुआ था तब तक, जिस दिन वो चेंज हुआ उससे पहले की जो लायबिलिटी है उसके लिए जो सारे पार्टनर्स सारे मेंबर थे वो ऑल दोज विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। पर हाँ सर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ, उसने 1 महीने के अंदर इंटीमेशन दे दिया, तो ऐसे केस में जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए ही वो लायबल रहेगा। क्लियर? उसके बाद वाली लायबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। पर हाँ सर, अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया तो उसकी बाद वाली लायबिलिटी के लिए वो लायबल रहेगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा ये बात। पर हाँ AOP कोई AOP या सर कोई फर्म है उसके अगर उसका अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उससे पहले की लायबिलिटी के लिए सारे लोग लायबल होंगे साहब। क्लियर? सारे मेंबर सारे पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म और AOP सर जॉइंटली एंड सेवरली। देन अगर कोई फर्म सर डिसॉल्व हो गई है या सर टैक्सेबल पर्सन अब HUF वगैरह है, उसने अगर पार्टीशन हो गया तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ऐसे केस में सारे ड्यूज होंगे वो ऑल मेंबर्स एंड पार्टनर्स लायबल होंगे सर। क्लियर? और यहाँ लिखा है क्या, LLP को फर्म माना जाएगा बेटा। एंड कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहां जहां बात आई कोर्ट के रिगार्डिंग। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय, ये लायबिलिटी वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। आई होप ये रिवीजन आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है। सर भारत माता की जय होने वाली है, पर हाँ सर भारत माता की जय करना अब आपके हाथ में, क्योंकि मेहनत करना आपके हाथ में। हम सर कोच है, वी कैन डायरेक्ट यू, वी कैन गाइड यू, पर सर अल्टीमेट मेहनत आपको करनी पड़ी। यू आर द अल्टीमेट प्लेयर। और ध्यान देना बेटा, आप पे नजरें सर पूरी दुनिया की नहीं है सर। ध्यान देना बेटा, आपसे उम्मीदें आपके परिवार को है, आपके दोस्तों को है, हम लोगों को है, जो आपके शुभ चिंतक है उनके लिए। इसलिए आपको उन सब के लिए, जो आपसे प्यार करते हैं, उन सब के लिए मेहनत करनी है, पूरे दिल से मेहनत करनी है। लगा दो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी लगा दो जान, देखना सर जिंदगी आपकी होगी सर। ऑल द बेस्ट माहौल। थैंक यू।